आप चक्की चला रहे थे, फिर अचानक एक दिन आपका उस पीडीएफ में नाम आता है, आपकी टांगें कमज़ोर हो जाती हैं, आप रोने लगते हैं क्योंकि अंततः आप एक बड़े अधिकारी बन गए। अच्छा तो लगेगा कहानी सुनने में, लेकिन सच्चाई क्या है? मैंने बार बार कहा है, सक्सेस स्टोरीज अपने प्रभाव में टॉक्सिक है। कि जिस कोचिंग इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं उसका 2022-23 का जो आकार था वो 58,000 करोड़ था, वह 14% की रफ्तार से बढ़ रहा है और उसको 1,40,000 करोड़ 2028 तक हो जाना है। एक रूपता समाज के सपनों में लाते हैं तो विविधता या विषमता से आने वाले लोगों में जो निचला तबका होता है, जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन होता है, वह इस एक रूप सपने को पाने में सबसे पीछे हो जाता है। प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। अभी करोलबाग के वे 3 बच्चे, नेविन, श्रेया, तान्या, जो अब हमारे बीच नहीं है, उनको लेकर अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से सवाल पूछे हैं। लेकिन मैं उस उम्र में हूँ जब मेरे अपने बच्चे नेविन, श्रेया और तान्या की उम्र के हैं। मुझे लगा कि इनके माता पिता के पास जाऊं और उनको झकझोर कर पूछूं कि आपने क्यों इन बच्चों को यहाँ भेजा। जाहिर है कि उस परिणति के लिए तो नहीं भेजा था जो उनके साथ हुई, लेकिन जिस भी चीज़ के लिए भेजा वो क्या थी? क्या वो इस लायक थी कि इसके लिए हम अपने बच्चों को जान जोखिम में डालने के लिए भेजें? ये एक रिटोरिकल सवाल है। एक शिक्षक होने के नाते मैं जानता हूँ कि इस तरह के सवाल आमतौर पर नीति की नज़र में, पॉलिसी की नज़र में रिटोरिक्स कहे जाते हैं। लेकिन इस रिटोरिक के सहारे मैं ये पूछना चाहता हूँ शायद अपने आप से कि हमारे युवा आजकल इस सपने के पीछे जिस ताकत से भाग रहे हैं, जिस ताकत से ये 3 बच्चे करोलबाग की उस बेसमेंट में बाहर तेज बारिश के बावजूद टिके हुए थे, वह क्या है? वह क्या दबाव है जिसके चलते यह हो रहा है? इन नटशेल आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस यूपीएससी रश। क्यों सब लोग फिलहाल सपनों की एक ही दिशा को फॉलो कर रहे हैं? फिर उसके क्या जोखिम है और उसके क्या नुकसान है? क्या कुल मिलाकर व्यक्ति के स्तर पर, समाज के स्तर पर इसके लिए क्या क्या सवाल बनते हैं? पहले तो इस ट्रेंड को ही समझने की कोशिश करते हैं जिस ट्रेंड में ऐसा प्रतीत होता है या हमें ऐसा प्रतीत कराया जाता है कि ये तमाम बच्चे किसी बहुत महान स्वप्न के लिए अपने दिन रात एक कर रहे हैं। और ये महान स्वप्न क्या है? ये महान स्वप्न केंद्र सरकार में ग्रुप ए की कोई सेवा, कोई सर्विस, कोई नौकरी पा लेना है। पिछले 2 सालों में मैंने 50 कैंपस में जाकर मैंने IITs में ये बात की, मैंने NITs में बात की, मैंने अन्य इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस में ये बात की कि हमें इस बात पर सवाल उठाने की ज़रूरत है कि क्या यह सपने की तरफ इन तमाम इंजीनियर्स और दूसरे लोगों का भागना उचित है। इंजीनियर्स की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप सामान्य ट्रेंड देखें तो आप पाएंगे कि इंजीनियरिंग से विशेष तौर पर बड़ा पलायन हुआ है इस सपने की तरफ जिसे हम यूपीएससी का सपना कहते हैं। तो इस ट्रेंड को समझने की चेष्टा, इस ट्रेंड को समझने की जरूरत फिलहाल है। जरूरत इस बात की भी है कि हम इस बात को समझें कि क्यों ये ट्रेंड हमें लगातार दिखाई दे रहा है कि यूपीएससी का सपना लार्जर देन लाइफ हुआ है। कई इसके महत्वपूर्ण घटक हैं जिन पर हमें देखना पड़े। एक महत्वपूर्ण घटक तो ये है कि पिछले कुछ सालों में लगातार पब्लिक फंडेड एजुकेशन, यानी कि वह शिक्षा जो कि सरकारी स्कूल कॉलेजों में दी जाती है, उसके महत्व को नीति के स्तर पर कम किया गया। आप अनुमान लगाइए कि जिस कोचिंग इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं उसका 2022-23 का जो आकार था वो 58,000 करोड़ था, वह 14% की रफ्तार से बढ़ रहा है और उसको 1,40,000 करोड़ 2028 तक हो जाना है। इसके बरक्स, इसकी तुलना में जरा समझिए कि हायर एजुकेशन का हमारा यूनियन बजट कितना है। इस बार का 47,000 करोड़। आप इस आंकड़े को जरा कंपेयर कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा पूरे देश के तमाम सरकारी स्कूलों, कॉलेजों पर केंद्र सरकार का खर्चा। अभी हम राज्य सरकारों को शामिल नहीं कर रहे हैं, हम जानते हैं कि यह एक कंकरेंट सब्जेक्ट है तो कुछ पैसा राज्य सरकारें भी जमा करेंगी, लेकिन केंद्र सरकार जिन जिन जगहों पर केंद्रीय जो विश्वविद्यालय हैं, जो केंद्रीय वित्त से चलने वाले स्कूल, कॉलेज, IITs और NITs और तमाम चीज़ें हैं, उन सबको मिलाकर 47,000 करोड़ रुपया खर्च होता है। इस कोचिंग इंडस्ट्री फिलहाल 60,000 करोड़ थी पिछले साल, जो बढ़कर 14% इस बार बढ़ गई होगी। कुल मिलाकर वो 1,40,000 करोड़ हो जाएगी। यानी कि जहां हमें समाज के तौर पर, राज्य के तौर पर, सरकार के तौर पर इन्वेस्ट करना था, वहां हम कम इन्वेस्ट कर रहे हैं, खर्चे को कम कर रहे हैं और लोगों को ये भ्रम दे रहे हैं, बच्चों को, कि आप दौड़िए और आप ये एक ऐसा सपना है जिसमें कि आप देश के सबसे बड़े अधिकारी बन जाएंगे।
और इस कारण एक सपनों को बेचने की, सक्सेस स्टोरीज को बेचने की एक तरह की पूरी टॉक्सिक दुनिया शुरू होती है। और मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ स्टैटिस्टिक्स को देखिए, नंबर्स को देखिए। जाहिर है कि जानना अच्छा लगता है, रैग्स टू रिचेस स्टोरी किसे पसंद नहीं आती। रंक से राजा बन जाना, आज कुछ नहीं था, एक पीडीएफ में नाम आया और उसके बाद आप सब कुछ हो गए। आप चक्की चला रहे थे, फिर अचानक एक दिन आपका उस पीडीएफ में नाम आता है, आपकी टांगें कमज़ोर हो जाती हैं, आप रोने लगते हैं क्योंकि अंततः आप एक बड़े अधिकारी बन गए। अच्छा तो लगेगा कहानी सुनने में, लेकिन सच्चाई क्या है? मैंने बार बार कहा है, सक्सेस स्टोरीज अपने प्रभाव में टॉक्सिक है। तमाम सोशल मीडिया कंजम्पशन में, तमाम सक्सेस स्टोरीज की रील्स में, वीडियोस में, ओटीटीज पर और तमाम तरीके के इन्फ्लुएंसर्स द्वारा दी गई कहानियों में, जिसमें मेरा चेहरा भी इस्तेमाल किया जाएगा, या फिर तमाम मोटिवेशनल स्पीकर्स में, यू कैन डू इट, इन तमाम लोगों ने लगातार ये भ्रम पैदा किया जैसे कि आपका सिलेक्शन केवल आपके एक्शंस पर, आपकी मेहनत पर निर्भर करता है, और यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो इसका मतलब है कि आपने पर्याप्त मेहनत नहीं की थी, बिना इस बात का पर सामान्य सा ध्यान लगाकर कि चाहे आप कितनी भी मेहनत करें, 10 लाख में से 800 का ही सिलेक्शन होगा, 1000 का ही सिलेक्शन होगा। इसलिए आपको जिन चीज़ों से सीखना है वो सक्सेस स्टोरीज नहीं है, फेलियर स्टोरीज है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बट व्हाट इज वरिंग हियर इज कि देश भर के सामने सपनों की एक लीनियरिटी लेकर आई गई है, जिसका मतलब है कि ओवर ग्लैमराइजेशन किया गया है कुछ तरीके की सेवाओं के लिए, कुछ सर्विसेज के लिए, कुछ सपनों के लिए, कुछ तरीके की नौकरियों के लिए। अगर आपकी सफलता का मतलब सिर्फ इतना है कि आपने क ख ग पब्लिक एग्जामिनेशन को फोड़ा या नहीं फोड़ा, तो फिर न तो साधन का कोई महत्व रह जाएगा, न किसी किस्म के एथिक्स का। फिर आप तमाम तरीके से पूजा खेड़करों को अपने आसपास देखेंगे। बट द पॉइंट हियर इज कि ऐसी भी कौन सी वजहें हैं जिन वजहों से कुछ पब्लिक एग्जामिनेशंस को, चाहे उनसे कितनी भी महत्वपूर्ण नौकरियां क्यों ना मिलती हों, कुछ पब्लिक एग्जामिनेशंस को ये लार्जर देन लाइफ स्टेचर मिलता है। वे क्या वजहें हैं? हम मुख्यतः जिन चीज़ों को देख सकते हैं उसमें यह है कि सामान्यतः डाइवर्सिटी ऑफ ड्रीम्स हमारी सोसाइटी में कम हुआ है। हमारे समाज में, हमारी अर्थव्यवस्था में लोगों के पास बहुत सारे अवसर अब नहीं बचे हैं जिंदगी को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए। तो सही बात यह है कि मैंने इस बात को अलग अलग मंचों पे कहा है कि सोशल मोबिलिटी हमारे देश में इस समय दुनिया भर में शायद सबसे कम जिन देशों में है उनमें से एक है। अपने आसपास देखिए, आप अधिकांशतः पाएंगे, अगर आप उन सक्सेस स्टोरीज के पीछे नहीं भाग रहे हैं जो कि वीडियोस में दिखाई जाती है, तो आप पाएंगे कि अधिकांश लोगों के मामले में युवा पीढ़ी की स्थिति अपने माता पिता की जो स्थिति थी उससे दुर्भाग्य से कमतर दिखाई दे रही है। और किसी भी समाज में जब ये सोशल मोबिलिटी के नेगेटिव होने का लक्षण होता है, जब संतानों की आर्थिक सामाजिक स्थितियां अपने माता पिता से कमतर या केवल वही हों, तो इसका मतलब है कि समाज आगे नहीं बढ़ रहा है, समाज वहीं रह गया। और हमारा सोशल मोबिलिटी इंडेक्स अगर आप देखेंगे पूरे देश का, तो समझ में आएगा कि स्थिति दरअसल लगभग वैसी ही हो गई। हमारे यहाँ लगभग नेगेटिव सोशल मोबिलिटी इंडेक्स है, यानी कि आगे बढ़ने की संभावनाएं कम हुई हैं। और चूंकि कम हुई हैं, इसलिए जो थोड़ी बहुत हैं उन पर फिर हिंसक किस्म की कॉम्पिटिशन्स है। ये कॉम्पिटिशन इतने ज्यादा है कि इसमें वे लोग जिनके पास पहले से कुछ एज नहीं है, जो पहले से इस दौड़ में थोड़े से आगे नहीं हैं, जिनके पास बेहतर शिक्षा नहीं है, जिनके पास अंग्रेजी माध्यम नहीं है, जो कि पुरुष नहीं है, जो कि उच्च जाति के लोग नहीं है, जो कि बहुसंख्यक नहीं है, इसका मतलब किसी भी मापदंड पर अगर आप मार्जिनलाइज्ड हैं तो आपके लिए यह प्रतियोगिता और भी मुश्किल हो गई। और इस प्रतियोगिता की मार्केटिंग और ज्यादा हो गई क्योंकि इसमें लाभ की संभावना है। अब ऐसे में माता पिता अपने खेत बेचेंगे, कर्जा लेंगे, एजुकेशन लोन लेंगे और किसी भी तरह आपको इस दौड़ में शामिल करने की कोशिश करेंगे। और जहाँ जाकर आपको स्वाभाविक तौर पर वह डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा, यह मिलने की आशंका होगी। मैथमेटिकली तो डेफिनेटली मिलेगा। 1 लाख लोगों में से 100 लोगों का या 80 लोगों का होगा और बाकी लोगों को डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा। इसलिए दरअसल हमें इस बात को चिल्ला कर कहने की जरूरत है कि हम इस दौड़ में शहीद होने के लिए शामिल नहीं होंगे। मैं लगातार आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता रहा, इस प्रतियोगिता में अगर आप जाते हैं, कोई बुराई नहीं है, सीखने के लिए जाइए, लेकिन हमेशा एग्जिट प्लान रेडी रखिए। क्योंकि आप कुछ एल्गोरिथम्स को, आपकी रील्स की एल्गोरिथम जो आपके सामने बार बार एक एक तरीके के सफलता की स्टोरीज के चेहरे फेंकती हैं, उन्हें तय नहीं करने दे सकते कि आपको क्या सपने लेने चाहिए और उस सपने के लिए आपको कितनी कीमत अदा करनी चाहिए। आपको ये फैसला अपने हाथ में रखना पड़ेगा।
वह सपना जो आपका जेन्युइन सपना है, उस पर मेहनत कीजिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन किसी भी सपने को जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण मत मान लीजिए। क्योंकि जब इन 3 बच्चों के जीवन उस पहाड़ ने, उस पानी ने ले ले, तो मेरे जैसे उनके जो माता पिता की पीढ़ी के लोग हैं, वे बार बार ये सवाल पूछते हैं, वॉज इट वर्थ इट? एंड ट्रस्ट मी, नथिंग इन द वर्ल्ड वर्थ लाइफ ऑफ आवर ओन किड्स, ट्रस्ट मी। तमाम किस्म के मीडिया उत्पाद जिस किस्म की एक भेड़ चाल समाज में पैदा करते हैं, इसके कई ऐसे प्रभाव भी देखने को मिलते हैं जो साधारणतः समझ में नहीं आएंगे। मसलन, क्या इस समाज के तमाम वर्गों के सपने एक जैसे हो सकते हैं? क्या उनका मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन हो सकता है कि हर बच्चा पहले 12वीं में जेईई देगा, फिर बीटेक करेगा, उसके बाद यूपीएससी देगा? ये जो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट 140 करोड़ के लोगों के देश पर थोपा गया है, बन गया है, उसके जो प्रभाव होंगे, उसमें एक बड़ा प्रभाव ये है कि जब हम एक रूपता समाज के सपनों में लाते हैं, तो विविधता या विषमता से आने वाले लोगों में जो निचला तबका होता है, जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन होता है, वह इस एक रूप सपने को पाने में सबसे पीछे हो जाता है। इसका मतलब है कि जेंडर के आधार पर, रीजन के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, कास्ट के आधार पर, यदि आप इस एक रूपता वाली दौड़ में शामिल होंगे, तो आपके जो डेप्रिवेशंस हैं, वो आपके लिए इन सपनों को और भी मुश्किल बनाएंगे। इसलिए कोई दौड़ बराबर नहीं होती। दौड़ की फिनिशिंग लाइन अगर बराबर है, उससे दौड़ बराबर सिद्ध नहीं हो जाती, क्योंकि दौड़ में हर धावक की स्टार्टिंग लाइन अनफॉर्चुनेटली अलग है। उसके कल्चरल कैपिटल्स अलग हैं, उसके प्रिविलेजेस और डेप्रिवेशंस अलग हैं, समाज का में जो उसकी ऐतिहासिक स्थिति है वो अलग है। इसलिए पूरे समाज के लिए कोई भी एक रूप दौड़ हमेशा शोषणकारी होती है, ये याद रखिए।